आज हम दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य और भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक केरल राज्य का मानचित्रण करने वाले हैं। और केवल मानचित्रण नहीं करेंगे, केरल के बारे में सब कुछ जानेंगे जितना कि जरूरी है। तो आप सभी मेरे साथ भारत के राज्यों को पढ़ रहे हैं और भारत के हम सभी राज्य करेंगे। और इसके माध्यम से मेरा प्रयास है कि भारत को हम जूम करके पढ़ें, एक एक राज्य के बारे में जानें, एक एक राज्य के बारे में समझें। यहाँ पे मैं मानचित्रण के माध्यम से हर राज्य के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे राज्यों के बारे में आपको डिस्कस किया है। आगे मेरी पूरी योजना है कि मैं कोई भी राज्य और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं बचेगा जिसके बारे में आपको विस्तारित जानकारी ना हो। तो आज हम केरल के बारे में जानेंगे। केरल को गॉड ऑन कंट्री भी कहा जाता है, ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है इसको, है ना। गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, ईश्वर का अपना देश। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है, मालाबार तट इसे हम बोलते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हरा भरा है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं केरल गया हूँ और लगभग मैंने केरल के लगभग 14 राज्य हैं, 14 ज़िले हैं। सभी ज़िलों में से एक दो ज़िले रह गए होंगे, ऑलमोस्ट मैं सभी में घूमा हूँ। 1 महीने रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो बहुत ही सुंदर है, सामाजिक रूप से बहुत समृद्ध है, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भारत के अभी तक जितने राज्यों में गया हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि कहीं पे हुआ हूँ तो केरल के लोगों से हुआ हूँ। तो बहुत ही सुंदर है, सामाजिक रूप से उन्नत है। 1 नवंबर 1956 में भाषाई आधार पे मलयालम भाषी क्षेत्रों को मिला करके इसका गठन किया गया था। यहाँ की जो भाषा है मलयालम है और इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे लोग। साक्षरता दर, लिंगानुपात सब में आगे है ये। लगभग जो है यहाँ की जनसंख्या जो है लगभग 3.5 करोड़ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगी आपकी। अभी नया डेटा आएगा, लगभग 4 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है यहाँ की। भारत का सबसे प्रगतिशील राज्यों में से शीर्ष में गिना जाता है, टॉप में गिना जाता है। अभी इसका नाम भी बदल गया है, इसका नाम केरलम किया गया है। तो मैं केरलम क्यों किया गया, क्या पीछे कारण है, इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे और आज हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है। और तो आइए सबसे पहले एक बार समझते हैं। देखिए ये मैप है, मैप में आप देखिए ये पूरा अरब सागर है ना। अरब सागर, यहाँ पे लक्षद्वीप वगैरह हैं आपकी। तो अरब सागर और ये पूरा का पूरा आप देखें हरा भरा क्षेत्र है, इसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। सह्याद्री पश्चिमी घाट, पूरा पश्चिमी घाट है यहाँ पे। पश्चिमी तटीय मैदान भी है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है मुन्नार, बड़ा खूबसूरत क्षेत्र है। मुन्नार में ही इराविकुलम नेशनल पार्क है, वहीं पर हाईएस्ट पीक है आपका अनामुडी, है ना। तो केरल जो है अरब सागर और पश्चिमी घाट, इन दोनों के बीच में जो है एक पतली सी मतलब पट्टी आप देख सकते हैं, लंबवत है आपका पूरा का पूरा ये। और इसके उत्तर में कर्नाटक है, पूर्व में तमिलनाडु है। इधर तमिलनाडु है और ऊपर आप देखेंगे कर्नाटक है। लगभग 44 से ज़्यादा नदियां बहती हैं यहाँ पे, छोटी बड़ी सभी नदियां। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ पे बैक वाटर है, समंदर प्रवेश कर गया है ज़मीन के अंदर। हम बैक वाटर बोलते हैं इनको, अंतर्देशीय जलमार्ग, कयाल बोला जाता है केरल में इनको। यहाँ पे नारियल के पेड़ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे अनामुडी, 2695 मीटर। अनामुडी से मैंने शूट भी किया था, एक मेरा वीडियो है, आप भारत दर्शन का देखिएगा, मैंने अनामुडी दिखाया है। जलवायु यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ट्रॉपिकल जलवायु है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सबसे पहले आगमन यहीं पर होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश भी केरल में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून भी थोड़ा बहुत बारिश कराता है, लौटता हुआ मानसून भी कराता है, लेकिन ज़्यादातर बारिश दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। केरल का जो सामाजिक सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे ज़्यादा है। साक्षरता भारत में सबसे ज़्यादा, भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट, सबसे ज़्यादा साक्षर लोग, एजुकेटेड लोग यहीं पर है, लगभग 96.2%। अभी आप देख रहे होंगे उल्लास कार्यक्रम जब से आया तब से बहुत सारे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन केरल एक अलग ही, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहीं पर है तो वो केरल में है, 96.2%, भारत के शीर्ष स्थान पे नंबर 1 में। सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पर लगभग अभी 2011 का ही डेटा है हमारे पास,
1000 पुरुषों पर लगभग 1084 महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से। अनुकूल लिंगानुपात है, महिलाओं को सारे अवसर प्राप्त हैं यहाँ पे, महिला सशक्तिकरण बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। यहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा भी अच्छी है। जीवन प्रत्याशा अभी इस पे हम बात करेंगे, 1 मिनट। तो जीवन प्रत्याशा अच्छी है, शिशु मृत्यु दर बहुत कम है यहाँ पर। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलयालम है। यहाँ पे एक शास्त्रीय नृत्य भी है, 2 शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ पर, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। इनका जन्म स्थान यहीं पर है। और यहाँ पे बहुत सारी जो पारंपरिक अनुष्ठानिक कला होती है, तेय्यम बोलते हैं उसको, है ना। तेय्यम नाम की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक कला भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना युद्ध कलाओं में से एक, जिसको मार्शल आर्ट कहते हैं, कलारी पयट्टू। कलारी पयट्टू जो है केरल की ही देन है, यहाँ का मार्शल आर्ट है आपका। यहाँ पे एक बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार होता है जिसका नाम है ओणम। राज्य का राज्योत्सव है, राज्य का सबसे बड़ा उत्सव ओणम होता है यहाँ पे। उसमें एक स्नेक बोट रेस होती है, नौका दौड़, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे। तो यहाँ की सांस्कृतिक पहचान के तौर पर है, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे मसाला इंडस्ट्री पूरी डेवलप है, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, बहुत मसाले होते हैं यहाँ पे। कार्डमम हिल्स हैं आपकी, और मसालों के बड़े बड़े बागान हैं यहाँ पे। रबर प्लांटेशन बहुत है, रबड़ की खेती भारत में केरल में ही होती है। रबड़ हो गया, काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, चाय की खेती, चाय बागान बहुत है यहाँ पे, बड़े बड़े चाय बागान हैं, चाय बागान हो गए। कॉफ़ी बागान भी है आपके, कॉफ़ी वैसे ज़्यादा तो कर्नाटक में होती है लेकिन केरल में भी है। नारियल बागान बहुत बड़े हैं, नारियल की खेती बहुत बड़े स्तर पे होती है। तो एक तो एग्रीकल्चर में बहुत रिच हैं लोग यहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े बागान हैं, प्लांटेशन है। यहाँ के लोग विदेशों में बहुत हैं, जैसे यूपी बिहार के लोग विदेशों में भी हैं, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में हम जाते हैं। केरल के लोग ज़्यादातर खाड़ी देश चले जाते हैं, ठीक है, गल्फ कंट्री बहुत ज़्यादा है, और सारे मतलब स्किल्ड लेबर है, वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो ज़्यादातर जैसे नर्सिंग हो गया आपका, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अग्रणी है ही। तो गल्फ कंट्री में काम करने वाले जो प्रवासी केरल वासी हैं, उनके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में रेमिटेंस भेजा जाता है। रेमिटेंस समझते हैं, प्रवासी आय, वहाँ से जो पैसा आता है उसके का, वो भी आय का बहुत बड़ा साधन है। और दूसरा, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टूरिस्टों में से सबसे लोकप्रिय स्थान ये है। मुन्नार का हिल स्टेशन है, एलेप्पी जाते हैं। एलेप्पी में क्या है, जब आप एलेप्पी जाएंगे तो यहाँ पे वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक यहाँ की सबसे बड़ी लेक है, उसमें हाउस बोट है ना। हाउस बोट में बहुत सारे लोग जो है रुकते हैं, बैक वाटर्स में। कोलम है आपका, कोलम बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे, कोलम द्वीप है आपका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अच्छा, केरल की राजधानी कोई बताएगा? हाँ, यहाँ पे देखिए कोलम है, यहाँ पर है, नीचे आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम है। अभी मैं जिले वगैरह आपको सब चीज़ें बताऊंगा, स्पष्ट करूंगा, ताकि आपको इसका राजनीतिक मानचित्रण पूरा हो सके। और पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। टोटल 14 जिले हैं यहाँ पे। कोची यहाँ की आर्थिक राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी है। कोची पोर्ट भी है आपका, कोची ऊपर है, यहाँ पे देखिए ये कोची है आपका, समुद्र के पास लगा हुआ, ये है कोची, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये अल्पुजा है, इसी को हम एलेप्पी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कोलम है, और ये है तिरुवनंतपुरम। तो कोची पोर्ट है। कोझिकोड का नाम सुना होगा आपने, साहित्यिक, यूनेस्को ने अभी साहित्य शहर के तौर पे उसको जो है मान्यता प्रदान की है। लाइब्रेरी बहुत है कोझिकोड में, ठीक है। ये है कोझिकोड, ऊपर है आपका, अभी देखेंगे एक एक सबकी विशेषताएं भी देखेंगे। त्रिशूर हो गया, कोल्लम हो गया। केरल की एक और विशेषता है, यहाँ पे कई सारी कम्युनिटी रहती हैं। यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग बहुत रहते हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग भी रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी भी रहती है। तो धार्मिक सहिष्णुता के लिए सभी के त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पे। सांप्रदायिक सौहार्द बहुत है, कभी दंगे वंगे यहाँ नहीं सुनेंगे आप।
खान पान बहुत अच्छा है, यहाँ की एक विशेष अपनी खान पान का कल्चर है। तो एक पूरा केरल मॉडल डेवलप हो चुका है भारत में। यहाँ की पुलिसिंग बहुत अच्छी है, पुलिस यहाँ की मतलब ये वाली यूपी बिहार वाली पुलिस नहीं आपको मिलेगी। एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो सिटीजन फ्रेंडली है, नागरिक ओरिएंटेड, नागरिक केंद्रित आपकी पुलिस है यहाँ की, ठीक है। और ये सब कुछ देखो लिटरेसी पे सब कुछ तय करता है, जो जितना ज़्यादा लिटरेट होगा वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस भी बहुत होती है। उच्च साक्षरता दर और सामाजिक समृद्धि इसका सबसे, और ये ऐसे कैसे आ गया कि यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं, इतना सामाजिक स्तर अच्छा है। इसके पीछे बहुत शुरू से देखो, कोई भी चीज़ होते तो अचानक से नहीं हो जाता कि देश आज़ाद हुआ और केरल सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हो गया। यहाँ पे जो शासक रहे शुरू से ही, जैसे त्रावणकोर रियासत थी यहाँ पे, 1817 में त्रावणकोर की रानी थी जिसका नाम था रानी गौरी लक्ष्मीबाई। उसने घोषणा की थी कि राज्य के लोगों की शिक्षा का खर्च जो है वो रियासत उठाएगी, मतलब पूरा राज्य ही लोगों को एजुकेट करेगा। तो उससे लोग जो है पढ़ाई की तरफ बढ़े, और ये देखो बहुत पहले की बात है। हाँ अभी आते हैं, हाँ उसमें भी आते हैं। बहुत सारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ यहाँ पे, मिशनरी बहुत सारे, ईसाई मिशनरी सबसे पहले यहीं पहुँचे। तो यहाँ पे जितना भी वर्ग था, पिछड़े वर्ग हो, सबके लिए स्कूल खोले गए शुरू शुरू में। और शुरुआत में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग निकल के आए, जैसे श्री नारायण गुरु, अय्यन काली, स्वामी कल करके, ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक आए जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता का नारा दिया। तो यहाँ का मूल आधार, मूल बेस एजुकेशन बना केरल का। हमारे अन्य राज्यों को केरल से सीखना चाहिए कि कैसे आप शिक्षा को आधार बना करके राज्य का उत्थान कर सकते हैं, सामाजिक उत्थान कर सकते हैं। तो शुरुआत में यहाँ पे जो समाज सुधारक, उन्होंने जाति भेद खत्म करने की बात की। आप पेरियार का नाम सुनते होंगे, ई रामास्वामी पेरियार, वो भी यहीं से हैं। निचले वर्गों के उत्थान को लेकर, जो दबे कुचले वर्ग थे, निचले वर्ग के लोग थे, यहाँ पे भी बहुत सारी कुप्रथाएं जरूर थी। आप कुप्रथाएं भी यहाँ पे सुनेंगे। वेस्ट टैग यहाँ पे लगा करता था त्रावणकोर रियासत में, ठीक है। वो सब के खिलाफ यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई और स्कूल को ही प्रायोरिटी बनाई गई, शिक्षा को ही आधार बनाया गया। तो इस कारण से यहाँ पर जो है लोग एजुकेटेड हो गए। सरकार अपने आज़ादी के बाद से सरकार ने अपने बजट का बड़ा हिस्सा, कोई भी सरकार, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अभी है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो सब ने अपने बजट का हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़ों में लगाया। और आज ये लगभग 100% साक्षरता वाला राज्य हो चुका है। कई सारे जिलों में, एर्नाकुलम जैसे कई सारे जिलों ने पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया, और लगभग अधिकांश जिले ऐसे हैं जहाँ पे सारे के सारे लोग साक्षर हैं। यहाँ पे अनपढ़ आपको कोई नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, लेकिन एजुकेटेड है, उसने पढ़ाई कर रखी है। ग्रेजुएट यहाँ पे ज़्यादातर आपको लोग मिल जाएंगे। और इन्होंने मात्र सत्तात्मक समाज बनाने के लिए, केरल ने मात्र सत्तात्मक समाज यानी महिला शिक्षा पे बहुत जोर दिया। आप कभी केरल जाएंगे, वहां पे महिलाएं आपको वर्किंग मिलेंगी, इंपावर्ड मिलेंगी आपको। केरल में कुछ समुदायों में ऐतिहासिक रूप से मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, महिलाओं का समाज में सम्मानजनक स्थान है। इन्होंने समझा कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो दो परिवारों का उद्धार करती है, पूरा का पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। इसलिए केरल में महिला साक्षरता देश में सबसे ज्यादा है। तो इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य में आप देखेंगे खाने पीने के पीछे बहुत अवेयर है। एक तो आयुर्वेदिक जीवन है यहाँ पे आपको दूर दूर तक बहुत ज़्यादा एलोपैथिक स्कूल वो नहीं मिलेंगे। स्कूलों से ही बच्चों को कौन कौन से हर्ब देने हैं, उम्र के हिसाब से उनको कौन कौन सी चीज़ें देनी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्कूलों के पाठ्यक्रम और स्कूलों से ही शुरू कर दिया जाता है। केरल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, बहुत छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य का, ऐसे नहीं है जैसे बड़े बड़े अस्पताल आपको बहुत कम मिलेंगे, वो कुछ सेंटर पॉइंट पे मिलेंगे। यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते बहुत ज़्यादा। तो बेहतर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, शिशु मृत्यु बहुत कम है, जीवन प्रत्याशा बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों की। वैश्विक व्यापार, तटीय राज्य है। पहली बात, सदियों से आप सोचिए अंग्रेज सबसे पहले यहीं पर आए आपके, तो खुलापन रहा, प्रगतिशीलता रही, जो भी विचार आए उन सबको एक्सेप्ट करते चले गए, ठीक है।
तो अभी एक बीच में बहस चढ़ी कि केरल का आधिकारिक नाम बदला जाए। अभी केरल का नया नाम रखा गया केरलम। थोड़ा सा पहले मैं चाह रहा हूं कि एक बार नया जो अभी करंट में चल रहा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। केरल को केरलम क्यों करना पड़ा, केरल में ही क्यों ठीक नहीं है, क्या कारण है इसका नाम केरलम कर दिया गया? बताएं आप लोग, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? आपको पढ़ा होगा, अपने करंट में चर्चा में रहा है। क्यों मांग थी, क्यों? यही तो देखो, मलयालम भाषा में पहली बात तो लैंग्वेज समझिए, हिंदी में तो ठीक है, मलयालम भाषा में इसको केरलम ही कहा जाता है, शुरू से ही केरलम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब आधिकारिक दस्तावेज आए, अंग्रेजी में केरल लिखा गया, इसको इंग्लिश में केरल लिखा गया, और जब इंग्लिश में केरल लिखा गया तो फिर इसका मूल उच्चारण ही बन गया केरल। एक्चुअल में मलयालम में केरलम कहा गया इसको। संविधान का अनुच्छेद 3 है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि संसद किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है, ठीक है। तो अभी जो है संविधान में संशोधन किया गया, वो संशोधन नहीं माना जाता प्रॉपर। पहली अनुसूची में केरल की जगह केरलम कर दिया गया है, बस जनरल एक जो है अमेंडमेंट कर दिया गया है। केरल विधानसभा ने 2024 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था और केंद्र सरकार को नाम बदलने का अनुरोध किया था, जिसको फाइनली अब मान लिया गया है। 2026 में एक विधेयक लेकर के आया गया संसद में, अभी मानसून सत्र था ना आपका, इसी में लाया गया केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026। इसके तहत केरल का नाम केरलम कर दिया गया, आधिकारिक नाम। दोनों सदनों के द्वारा मंजूरी बदल दी गई। तो सबसे पहला कारण है भाषाई अस्मिता। प्राचीन काल से ही केरलम कहा जाता था मलयालम भाषा में, और स्वतंत्रता संग्राम जब चला तो मलयालम भाषी लोगों क्षेत्रों को मिला करके आज़ादी के बाद केरलम राज्य बनाने की मांग उठी कि केरलम राज्य हमें चाहिए। केंद्र सरकार के अनुसार ये बदलाव जो किया गया है, ये केरल की पुरानी विरासत को लौटाने के लिए किया गया है, ठीक है। गुलामी के प्रतीकों को, बाहरी प्रभाव को हटाने वाले नाम को, एक तरीके से औपनिवेशिक जो पुट आया उस सबको हटाने के लिए भारत की संस्कृति केरल के गौरव के रूप में नाम दोबारा लेकर के आया गया है। केरलम का मतलब क्या है? केरलम का मतलब होता है, केरलम दो शब्दों से बना है, केरा और आलम। केरा और आलम दो शब्दों से यदि हम इसका विच्छेद करें, केरा का मतलब होता है नारियल के पेड़ और आलम का मतलब होता है भूमि या स्थान। नारियल के पेड़ों की भूमि को केरलम कहा जाता है, ठीक है। तो जून 2024 में केरल के मुख्यमंत्री उस समय पिनराई विजयन साहब थे, उन्होंने राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से नाम बदलने का आग्रह किया था। फरवरी 2026 में मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी थी, और जुलाई 2026 में राष्ट्रपति के निर्देश में, पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। जब भी कोई भी राज्य बनने का, नाम परिवर्तन का विधेयक आता है तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के इसको जो है 11 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। वहां पे वॉइस वोट हुआ, ध्वनिमति से पारित कर दिया गया। 12 अगस्त को राज्यसभा ने वो कर दिया, अंतिम मंजूरी दे दी, और फाइनली अब केरल नहीं रहा, केरलम हो गया, ठीक है। तो ये साधारण बहुमत से पारित किया गया है। कोई भी कानून जो है जिसका नाम परिवर्तित हो, नया राज्य बनाना हो, तो उसको साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। और पहली अनुसूची में नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया, दस्तावेजों में अब नाम यही हो चुका है, ठीक है। तो केरलम का मतलब क्या मैंने बताया आपको? नारियल के पेड़ों की भूमि, ठीक है। यहां पे चेर वंश के शासक थे केरल क्षेत्र में। चेरों का इतिहास है इस पूरे क्षेत्र में। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो प्राचीन राजवंश इसी चेर राजवंश का शासन था। पहले इसका नाम चेरलम था। केरलम का वास्तव में शब्द जो है चेरलम से विकसित हुआ है। पहले चेरलम ये क्षेत्र कहलाया जाता था। एक जर्मन विद्वान थे हर्मट गोल्डेंट, उनके अनुसार जो है ये बताया गया कि पहले चेर थे आपके। चेर का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ने वाली भूमि, है ना, जोड़ने वाली भूमि, जुड़ी हुई भूमि। चेरलम से केरलम हुआ है, तो इसका इतिहास भी कुछ ऐसा है।
देखो बहुत सारे राज्यों के नाम बदले गए हैं। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को 1950 में आपका जो है उत्तर प्रदेश किया गया। ठीक है, पहले क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त राज्य आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था। आज़ादी के बाद कब चेंज किया गया था उत्तर प्रदेश का नाम? उत्तर प्रदेश कोई बताएगा? हाँ, 24 जनवरी 1950 को, तभी उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं ना हम लोग। संविधान लागू होने के 2 दिन पहले ही गवर्नर जनरल थे उस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने मंजूरी दे दी और उत्तर प्रदेश, तो एक नाम ये बदला गया। पहले तमिलनाडु का नाम तमिलनाडु नहीं था, मद्रास कहा जाता था। 1969 में जो है इसका नाम भी मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास राज्य को बदल करके, क्योंकि गठन हुआ ना, कन्नड़ अलग कर दिया गया, कन्नड़ भाषी कर्नाटक बना दिया गया, तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश, मलयालम भाषी केरल, तो ये तमिल भाषी क्षेत्र तो तमिलनाडु बना दिया गया। ठीक है, तो मद्रास, मद्रास चेन्नई वाला रीजन जो था ना आपका, मद्रास केवल एक शहर का प्रतिनिधित्व करता है, पूरी तमिल संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए नाम चेंज कर दिया गया। और बड़ा अनशन हुआ था, 76 दिनों तक एक पर्सन थे जिन्होंने अनशन किया था। क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, वो तो आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए किया था उन्होंने, 53 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। एक पर्सन थे संगा लिंगनार, उनके द्वारा जो है तमिलनाडु के लिए 76 दिनों तक आमरण अनशन किया गया। फिर उनका भी निधन हो गया 1956 में। फिर जाके 1967 में जाकर के विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और फिर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट गया, तब जाके चेंज हुआ ये। तो बड़ा इतिहास है, तमिलनाडु का नाम भी चेंज हुआ। और कहाँ का नाम चेंज हुआ? मैसूर राज्य, मैसूर राज्य का नाम क्या रखा गया? कर्नाटक। ये भी कब रखा गया? 1973 में। ठीक है, मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया आपका। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास, हैदराबाद से कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को निकाल के मैसूर बना दिया गया। ठीक है, और मैसूर को नाम रख दिया गया कर्नाटक। कन्नड़ अस्मिता को एक साथ पिरोने का काम, इसमें भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 1973 में आपका चेंज हुआ ये। इसके अलावा ये जो पहले नाम थे लक्षद्वीप वगैरह के नाम ये नहीं थे, पहले नाम था लक्वाद्वीप, मिनिकाय और अमीनी द्वीप, ये 3 नाम हुआ करते थे। फिर इन सबको मिला के एक नाम रख दिया गया लक्षद्वीप, अरब सागर में। ठीक है, ब्रिटिश काल से ही लक्वाद्वीप अलग थे, मिनिकाय अलग थे और अमीनी द्वीप अलग थे। लेकिन प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाने के लिए, स्थानीय संस्कृति को एक बनाने के लिए, एक पहचान देने के लिए 1973 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया और एक ही नाम दे दिया गया लक्षद्वीप। 1 लाख द्वीप समूह लक्षद्वीप, 1 लाख द्वीपों का क्षेत्र लक्षद्वीप। पांडिचेरी, पांडिचेरी का नाम पहले क्या होता था? पांडिचेरी ही, अब क्या नाम हो गया है? पुदुचेरी। 2006 में बदला गया ये, पहले फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था। ठीक है, और स्थानीय नाम अंग्रेज हैं, नाम पुदुचेरी था, बोलते थे पौंडीचेरी, तो ये लोग उच्चारण ही गलत करते थे उसका। ठीक है, तो 2006 में उसको स्पष्ट करके पुदुचेरी कर दिया गया। पुदु का मतलब होता है नया और चेरी का मतलब होता है गांव, नया गांव, नई बस्ती, उस रूप में इसका नाम कर दिया गया। और 2006 में कौन सा नाम बदला गया? 2007 में बदला गया, एक नाम और बदला गया, उत्तरांचल से बना दिया गया उत्तराखंड। ठीक है, सन 2000 में पहले ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, 27वां राज्य बनाया गया। उत्तरांचल मतलब उत्तर का अंचल। बाद में जो है एक आंदोलन चला, ठीक है, और इसका नाम उत्तराखंड आंदोलन था। स्थानीय लोगों ने कहा कि इसका नाम उत्तराखंड, उत्तर का खंड रखिए। वेदों में, पुराणों में इसका नाम उत्तराखंड आ रहा है, इसलिए फिर बाद में इसका नाम तुरंत बदल गया। 2007 में इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। फिर 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया, एक ये भी बदलाव हुआ आपका। ये भी गलत उच्चारण ही होता था, अंग्रेज जो है उड़ीसा उड़ीसा बोलते थे, तो जो वहाँ की उड़िया संस्कृति थी, उड़िया कल्चर था, वहाँ पे उड़ीसा बोला जाता था, तो एक नाम ये भी चेंज किया गया था आपका। और अभी 2026 में चेंज हुआ केरल से केरलम। तो मैंने जनरल आपको थोड़ा सा इतिहास स्पष्ट कर दिया कि जनरली आपको थोड़ा आइडिया हो। कोई दिक्कत? अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सम्राट अशोक के शिलालेख जो मिले हैं, उन शिलालेखों में इस पूरे क्षेत्र का नाम केरल पुत्र मिला है। ठीक है, चेर राजाओं का पुत्र।
ठीक है। केरल पुत्र नाम यहाँ पे मिलता है सम्राट अशोक के उसमें। परशुराम जी जो थे आपके, भगवान परशुराम जी, इसको परशुराम की भूमि कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने फरसे से कुल्हाड़ी को समुद्र में फेंक करके इस भूमि को समुद्र से निकाला था, तो इसे परशुराम की भूमि कहा जाता है। परशुराम के द्वारा यह भूमि बनाई गई। ठीक है, भगवान का देश कहा जाता है इसको। टोटल क्षेत्रफल इसका 38,863 वर्ग किलोमीटर का है। टोटल यदि हम तटरेखा की बात करें तो तटरेखा 590 किलोमीटर की तटरेखा है इसकी। 3 क्षेत्रों में इसको डेवलप कर बांटते हैं हम लोग। ऐसे कोई मतलब ऐसे नहीं है, संभाग वगैरह नहीं है, 14 जिले हैं, 3 भागों में भी हम बांट के इसको देखेंगे। ठीक है। केरल के साथ केवल 2 राज्य भूमि साझा करते हैं, एक तो कर्नाटक है, दूसरा आपका तमिलनाडु है। कर्नाटक और तमिलनाडु, बाकी अरब सागर है आपका। तो प्राचीन काल में केरल का महत्व ये था कि ये पूरा मसाला स्टेट होता था। मसाले का व्यापार पूरे विश्व से करता था केरल। यूनान से करता था, रोमन से करता था, अरब से करता था, चीनी व्यापारियों से करता थे, मसाले खरीदते थे। ठीक है। फिर इसके बाद चेर राजवंश यहाँ पे जुड़ा ही रहा आपका। 1498 में एक पर्सन यहाँ पर आया, वास्को डिगामा, कालीकट पहुँचा, कोझिकोड कालीकट पहुँचा, और कालीकट पहुँचने से भारतीय उपनिवेशवाद की शुरुआत जो है केरल से ही होती है। ठीक। तो जनरली इसका एक बहुत समृद्ध इतिहास है केरल का। और एक बार मैं थोड़ा सा जितने भी जिले हैं मैं चाह रहा हूं कि एक बार वो स्पष्ट हो जाएं आपके। देखो हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो उत्तरी केरल, मालाबार क्षेत्र बोलते हैं उसको। ठीक है, कुछ जिले आपके यहाँ पर है, मैं सभी जिलों की विशेषताएं भी आपको स्पष्ट कर दूंगा। दूसरा है मध्य केरल, ये मध्य वाला केरल है आपका। और तीसरा है आपका त्रावणकोर क्षेत्र, दक्षिणी केरल। 3 भागों में डिवाइड करते हैं केरल को। हाँ, अब एक बार इसके सारे के सारे हम जिले देख लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा विशेषताएं भी देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसका जो है अल्टीमेट किस लिए वो फेमस है आपके। ठीक है, तो चलिए, मैप है आपके पास? ठीक है। टोटल मैंने आपको बताया कितने जिले हैं? 14 जिले हैं यहाँ पर। ठीक है, और 14 जिलों में से सबसे जो महत्वपूर्ण जिले हैं इसके दक्षिण में अवस्थित हैं। ठीक है, जितना भी आप देखेंगे है तो पूरे के पूरे सारे के सारे जिले ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन जनरली इसकी राजधानी जो आपकी है वो दक्षिण में अवस्थित है। यहाँ पे तिरुवनंतपुरम सबसे नीचे अवस्थित है, दक्षिणी वाला क्षेत्र जो आपका है। अब इसमें एक एक प्रशासनिक जिलों में से सबसे पहला है उत्तरी केरल। यहाँ से उत्तर से स्टार्ट करते हैं। इसको मालाबार क्षेत्र कहते हैं। वैसे पूरे तट को मालाबार कहते हैं, लेकिन जनरली उत्तरी केरल को ही मालाबार क्षेत्र कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश शासन के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से मालाबार जिला के तौर पे ये काम करता था आपका। यहाँ पे एक विशेष संस्कृति, विशेष कल्चर है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है कासरगोड, काफी चर्चा में रहता है आपका कासरगोड। केरल का सबसे उत्तरी जिला है, कर्नाटक से सीमा लगती है। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है चंद्रगिरी नदी, उसी के तट के किनारे आपका ये पूरा का पूरा अवस्थित है। चंद्रगिरी नदी है यहाँ पे। भारत का एकमात्र जिला जहां प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर 7 भाषाएं बोली जाती हैं। 7 भाषाओं वाला जिला बोला जाता है इसको, सप्त भाषा जिला कहते हैं इसको। 7 भाषाएं कौन कौन सी? मलयालम, तुलु, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, बेआरी और उर्दू। 7 भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पर। मलयालम, तुलु, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, बेआरी और उर्दू। यहाँ पे एक किला बना हुआ है जिसका नाम है बेकल किला। समुद्र तट पे बना हुआ है बेकल किला, और केरल का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित किला है। 1650 में
शिवप्पा नायक के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था, बेकल किला का। ठीक है, और यहां पे इस किले की जो चाबी है वो बड़ी फेमस है। मैं यहाँ पे अभी दिखा नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन जनरली इसको बताएंगे। इस किले को जिस तरीके से बनाया गया है और उसमें जो ताले लगे हुए हैं, उनकी चाबियों के कारण से बड़ा फेमस है बेकल किला आपका। ठीक है, और इस किले का भी पूरा का पूरा जो आकार है ना, वो चाबी नुमा है आपका, इस तरीके से बनाया गया। इसका जो वास्तुकला भी बनाया गया है, पूरा जो है की होल शेप स्ट्रक्चर्ड है इसका किले का, तो इस कारण से पूरे दुनिया में फेमस है। यहाँ पे एक झील भी है आपकी, अनंतपुरा झील, केरल की एकमात्र झील अनंतपुरा झील। यहां पर पद्मनाभ स्वामी का मूल स्थान माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं एक मगरमच्छ रहता है इस झील में, अनंतपुरा झील में, जिसका नाम है बाबिया। वो शाकाहारी मगरमच्छ है, वो केवल मंदिर का प्रसाद खाता है। ठीक है, तो एक अनंतपुरा झील भी यहाँ पर पाई जाती है। हाँ, जो मंदिर में प्रसाद भगवान को तो शाकाहारी चढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पे एक कासरगेड़, ये आपका कासरगोड के बारे में है। आप कभी केरला फाइल वगैरह देखा है आप लोगों ने? थोड़ा सा उसमें मुद्दा अलग है, लेकिन फिर भी ये सब चर्चाएं आती हैं इन सब जगहों की। अगला जो आपका है कन्नूर जिला, दूसरा है कन्नूर। हथकरघा और लोक कलाओं की भूमि कहा जाता है इसको, कन्नूर जिला। चेर राजाओं के समय एक प्रमुख बंदरगाह के तौर पे था। मार्को पोलो भी अपने यात्रा वृत्तांत में कन्नूर के बारे में बात करता है। ये हथकरघा हब है, यहाँ पे हैंडलूम इंडस्ट्री पूरी डेवलप है। सूती वस्त्र यहाँ पे बहुत बनते हैं, और यहाँ से केरल की एक विशेष कल्चर है जिसका नाम है थय्यम, थय्यम आर्ट, थय्यम नृत्य शैली, उसके लिए बड़ा फेमस है आपका। यहाँ पे जो कलाकार हैं भगवान का रूप धारण करते हैं और नृत्य करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो दूसरा आपका कन्नूर है। ठीक है, थय्यम आर्ट यहाँ से बहुत फेमस है आपकी। यहाँ पे सेंट एंजेलो फोर्ट है आपका, अल्मीड़ा के द्वारा बनवाया गया था, पुर्तगाली गवर्नर। 1505 में पुर्तगाली वायसराय आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, उसके द्वारा निर्मित किया गया। और ये भारत का सबसे पहला यूरोपीय किला है, कन्नूर में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक मतलब कन्नूर में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, एशिया का सबसे लंबा भारत का एक जो है ड्राइव इन बीच है। मतलब यहाँ पे आप गाड़ी समुद्र के समांतर गाड़ी चलती है, 4 किलोमीटर तक लगातार रेत पे गाड़ी चलती है, रेत के बीच में ही रोड बनाई गई है आपकी। तो इसको बोलते हैं, एक बीच है यहाँ पे जिसका नाम है मुज्जी पलंगड़ बीच के नाम से है आपका। तो यहाँ पे एक ये भी विशेषता है, नाम मत लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है एक, इसके बाद अगला चलते हैं। ये नाम बड़ा सुना होगा आपने, राहुल गांधी जी, नहीं इसमें प्रियंका गांधी है शायद, यहाँ से जीत के आती हैं, वायनाड। बीच में अभी आपदा भी आई थी, यहाँ पे बाढ़ वगैरह बहुत आ गई थी वायनाड में। आदिवासियों और पहाड़ियों का आंचल कहा जाता है इसको, वायनाड को। वायनाड शब्द की उत्पत्ति हुई है वयलनाडु से, जिसका अर्थ है धान के खेतों की भूमि। पश्चिमी घाट के ऊंचे पठार पे अवस्थित है आपका पूरा का पूरा क्षेत्र, बड़ा ही खूबसूरत क्षेत्र है आपका। ठीक है, केरल का एकमात्र जिला जो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, इधर कर्नाटक है, इधर केरल है, वो माफ करें तमिलनाडु है। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला वायनाड है। ठीक है, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना हुआ है, जिसका नाम है वाणासुर बांध, अर्थ डैम। मिट्टी का, मिट्टी से बना हुआ बांध है यहाँ पे। ठीक है, वाणासुर सागर बांध बोलते हैं उसको, वो यहीं पर अवस्थित है वायनाड पे। मानसून के समय जो ये वायनाड पे जो ये पूरा वाणासुर सागर डैम है, उसमें जो ये पूरी झील बनती है पीछे, उसमें जो है छोटे छोटे द्वीप, आइलैंड तैरते हुए दिखाई देते हैं। मिट्टी के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो भी तैरते हुए इसमें दिखाई देते हैं। एडक्कल गुफाएं यहाँ पर अवस्थित हैं, नवपाषाण काल की मानी जाती हैं कि यहाँ पे मानव अधिवास रहा होगा प्राचीन आपकी।
इसके बाद देखिए ये बड़ा फेमस है यहाँ का कोझिकोड। कोझिकोड के बारे में आपने, ये मसालों का वैश्विक केंद्र है। ऐतिहासिक और भौगोलिक परिचय, ऐतिहासिक रूप से कालीकट कहा जाता है, यही है आपका कालीकट क्षेत्र। यहीं पर वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। यहीं पे जो शक्तिशाली शासक होता था उसको जमोरिन की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो ये कोझिकोड वाला क्षेत्र है। यूनेस्को ने अभी इसको क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, इसकी समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए। 20 मई 1498 को पुर्तगाली खोजी वास्को डी गामा यहीं पर आया था, कोझिकोड के तट पर आया था, है ना। यहाँ पे एक बीच है जिसका नाम है काप्पर तट। काप्पर तट में सबसे पहले आया था आपका कोझिकोड में। ठीक है, यहां से एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा इंडस्ट्री है यहाँ पे जिसका नाम है कैलिको सूती कपड़ा। कैलिको सूती कपड़ा का बड़े स्तर पे एक्सपोर्ट यहां से होता था पूरे यूरोप में। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखिए अगला चलते हैं। अगला है आपका ये, इसका नाम है मलप्पुरम। मलप्पुरम, मलप्पुरम फुटबॉल और आयुर्वेद का गढ़ है। यहाँ पे, यहाँ के लोग देखो पूरे केरल में देखा जाए तो फुटबॉल प्रेमी बहुत हैं। जब फीफा वगैरह होता है तो यहाँ पे जगह जगह पे बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाती हैं। 1669 में कोझिकोड और पलक्कड़ जिलों से हटा एक नया बनाया गया था आपका। ठीक है, नीचे पलक्कड़ है, ऊपर ये मलप्पुरम है आपका। तो केरल की सबसे बड़ी आबादी वाला जिला है, यहाँ पे आबादी बहुत रहती है मलप्पुरम में। ठीक है, और यहाँ पे केरल का फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। यहाँ के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं आपके। ठीक है, फुटबॉल के मैच बहुत होते हैं इस जगह पे। 1902 में यहाँ पर जो है आयुर्वेद चिकित्सा का मुख्यालय बनाया गया आपका। कोट्टकल आयुर्वेदशाला यहाँ पर अवस्थित है और दुनिया भर की बहुत सारी हस्तियाँ यहाँ पे इलाज कराने जाती हैं। तो ये आयुर्वेद का गढ़ कहा जाता है ये। ठीक है, मलयालम भाषा के जो जनक हैं उनका जन्म स्थान है यहाँ पे। ठीक है, तिरूर क्षेत्र है आपका, जिनका नाम है थुंचनु, उनका जो है उनका यहाँ पे जन्म स्थान है। तो ये मलयालम साहित्य के लिए पवित्र भूमि माना जाता है। ठीक है, मालापुरम। इसके बाद जो है ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। ये जितने मैंने आपको बताए ये सारे के सारे उत्तरी केरल में आते हैं। ये है उत्तरी केरल। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मध्य केरल। अगला आते हैं मध्य केरल। मध्य केरल कोच्चि क्षेत्र। ठीक है, कोच्चि क्षेत्र, कोच्चि रीजन। उत्तरी केरल को मालाबार क्षेत्र कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कोच्चि रीजन। ठीक है, अब यहां पर जो आपका अगला है उसका नाम क्या है, पलक्कड़। पहला है पलक्कड़। पलक्कड़ को केरल का अन्य भंडार क्षेत्र कहते हैं। खाद्यान्न फसलें वगैरह सारी चीजें अन्य भंडार कहते हैं। तमिलनाडु से सटा हुआ है, मैदानी और पहाड़ी दोनों ही क्षेत्र हैं। यहीं पर है पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ दर्रा है यहाँ पे, प्राकृतिक दर्रा है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है ये दर्रा। यहाँ पे देखिए कोयम्बटूर है आपका, तमिलनाडु का है वो, त्रिशूर वाला क्षेत्र है आपका। ये तमिलनाडु में कोयम्बटूर जगह है, उससे जोड़ता है आपका पलक्कड़ गैप केरल से। तो यहाँ पे तमिलनाडु के कल्चर का बहुत इम्पैक्ट है। केरल का राइस बाउल कहा जाता है पलक्कड़ को। यहाँ पे धान की खेती बहुत होती है। यहीं पर आप सभी याद करिए, एक वो है शांत घाटी है पलक्कड़ में, शांत वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे। भारत के सबसे अंतिम अछूते वर्षा वनों में से एक है। अभी यहाँ मानव अधिवास नहीं है आपका, शांत एरिया है बिल्कुल पूरी तरीके से। कुंती नदी घाटी के बीच में, कुंती नदी घाटी शांत वैली से ही होके जाती है, साइलेंट वैली से ही। यहाँ पे शेर पूंछ वाले बंदर पाए जाते हैं, लॉयन टेल बंदर पाए जाते हैं, शेर की पूंछ वाले बंदर पाए जाते हैं, उनका प्राकृतिक आवास स्थान है। ठीक है, टीपू सुल्तान के द्वारा यहाँ पर एक ग्रेनाइट से किला बनवाया गया था बहुत अच्छे से, पलक्कड़ किला बोलते हैं उसको।
1766 में। इसके बाद देखिए अगला है यहाँ पे त्रिशूर, ये आपका जिला है त्रिशूर जिला। त्रिशूर जिला सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है केरल की। ये ऐतिहासिक और भौगोलिक, त्रिशूर जो है आपका भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान के तौर पे इसको हम जानते हैं। एक पहाड़ी से चारों ओर गोलाकार आकार में बसा हुआ है आपका ये त्रिशूर। और त्रिशूरपुरम, यहाँ पर जो है सभी उत्सव मनाए जाते हैं। वैकुंठनाथम मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मंदिर में बहुत सारे हाथियों को, देखो एक थोड़ा सा परंपरा भी है केरल में, जब आप कभी जाएंगे वहाँ पे किसी टेम्पल पे जाएंगे तो वहाँ पे हाथियों के द्वारा भी जो है पूजा की जाती है। बहुत सारे हाथी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिशूरपुरम करके उत्सव मनाया जाता है बहुत बड़ा, सभी उत्सवों का राजा कहा जाता है त्रिशूरपुरम को, ठीक है। वडकुंठनाथम मंदिर में एक मैदान में आयोजित होता है, 30 से ज़्यादा हाथियों को सजाया जाता है, और फिर बड़े स्तर पे एक जो है यहाँ पे वाद्य यंत्रों के द्वारा संगीत बजाया जाता है, और बड़ा आपका वो है। इसके बाद यहाँ पे पहली मस्जिद, भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद, 629 ईस्वी में यहीं पे इस्टेब्लिशमेंट की गई। भारत का पहला चर्च यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है, पलयूर चर्च। भारत की पहली मस्जिद और पहला चर्च दोनों आपका त्रिशूर में अवस्थित है, ठीक है। कोचीन का राजा था जिसका नाम था सक्तन थम्पुरान, उसको आधुनिक त्रिशूर का जो है वास्तुकार कहा जाता है। जंगलों को साफ करके उसने बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पे इसको इस्टेब्लिशमेंट किया। इसके बाद अगला जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम अरब सागर की रानी कहा जाता है इसको, एर्नाकुलम को। केरल का भौगोलिक और आर्थिक हृदय स्थल है आपका। इसका मुख्यालय कोची है, एक बंदरगाह के तौर पे है कोची आज वर्तमान में, आप सभी जानते हैं। दुनिया का पहला सौर हवाई अड्डा कोची हवाई अड्डा ही बनाया गया है, सोलर हवाई अड्डा। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो 100% किससे चलता है, सौर ऊर्जा से संचालित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नवाजा गया है इसको। केरल में पहली मेट्रो कोची मेट्रो बनाई गई यहाँ पे। केरल राज्य का उच्च न्यायालय भी यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पे अवस्थित है, कोची में। तो यानी बड़ा शहर है आपका ये, मेट्रो भी है, हाई कोर्ट भी है। यहाँ पे फोर्ट कोची है, ये यहूदी, यहाँ पर यहूदी भी बहुत सारे हैं, यहूदी प्रार्थना स्थल अवस्थित है यहाँ पे, ठीक है। मछली पालन बहुत होता है बड़े स्तर पे, मछली का एक्सपोर्ट भी किया जाता है कोची रीजन एर्नाकुलम में। सारा कुछ एर्नाकुलम है, इसका केंद्र आपका एर्नाकुलम का कोची है। यहीं पर आपका जो है बैक वाटर बहुत सारी यहाँ पे बैक वाटर भी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, चेराई बीच है यहाँ पर, कई सारे बीच हैं यहाँ पे, एर्नाकुलम में भी बहुत सारे बीच हैं। अब आते हैं दक्षिणी केरल पे, अभी बाकी का हिस्सा आपका दक्षिणी केरल है, ठीक है। त्रावणकोर रीजन कहते हैं। त्रावणकोर रियासत का हिस्सा है, 100% साक्षरता वाला क्षेत्र है। यहीं से केरल का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है आपका। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे शांत जल मार्ग हैं, इन सब के लिए फेमस है। सबसे पहले चलते हैं इडुक्की, ये है इडुक्की जिला, बहुत फेमस है, टूरिस्ट बहुत आते हैं इडुक्की में। केरल का दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर बसा हुआ है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है आपका इडुक्की। यहीं पर अनामुडी चोटी है, ये है मुन्नार, देखिए यहीं पर मुन्नार पे इराविकुलम नेशनल पार्क है, और यहीं पे आपका अन्नामलाई है, और उसी पे अनामुडी चोटी है आपकी, 2695 मीटर इराविकुलम नेशनल पार्क के अंतर्गत। इराविकुलम नेशनल पार्क में 2-3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला, नीलगिरी तहर पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा नील कुरुंजी पौधा एक पाया जाता है जो हर 12 साल पे यहाँ पे उगता है। नील कुरुंजी और कई जगह पाया जाता है, लेकिन इराविकुलम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे इडुक्की में एक डैम बनाया गया है, पेरियार नदी है, देखिए पेरियार नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है। वो भारत का पहला आर्क डैम है, मैंने इसको शूट किया था पूरे उसको। तो यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं, कुरुवन और कुर्थी, 2 पहाड़ियाँ, उन दोनों पहाड़ियों के बीच में एशिया का पहला डबल कार्वेचर आर्क डैम डेवलप किया गया, इडुक्की डैम। ऐसे आर्क तरीके से बना हुआ है आपका, ठीक है।
केरल राज्य की ज़्यादातर जल विद्युत जो है यहीं से आपकी पूरी होती है, इडुक्की डैम से। ठीक है। मुन्नार की पहाड़ी ढलानों पर नील कुरुंजी फूल खिलते हैं, 12 साल में एक बार खिलते हैं, पूरी वादियां बैगनी रंग के नीले चादर से ढक जाती है। तो मुन्नार क्षेत्र में नील कुरुंजी का बड़ा जो है लोग जाते हैं बड़ी संख्या में जब भी नील कुरुंजी वहां पर खिलता है तो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अगला चलते हैं, ये तो इडुक्की हो गया। यहाँ पे देखिए कोट्टायम, अगला जिला है आपका कोट्टायम। यहाँ पर रबर बैगान बहुत है, यहाँ पे रबर बैगानों के लिए मतलब रबर बागान बड़े बड़े स्तर पे कोट्टायम पे है ना। कोट्टायम जो है लेटेक्स, यहाँ पे रबड़ का दूध, लेक्स बहुत सारी हैं यहाँ पे। 100% साक्षरता है यहाँ पर। और ये भारत का पहला शहर है कोट्टायम जिसको 100% साक्षरता वाला जिला घोषित किया गया था। इसके बाद फिर दूसरा जिला एर्नाकुलम बना था आपका। प्रिंटिंग प्रेस, केरल का पहला मलयालम समाचार पत्र दीपिका और भारत का पहला क्षेत्रीय समाचार पत्र मलयालम मनोरमा, उसका मुख्यालय यहीं पर है आपका। प्रिंटिंग प्रेस का केंद्र इसको कहा जाता है, इस पूरे क्षेत्र को। भारत के कुल रबर उत्पादन का सबसे बड़ा रबर उत्पादन कोट्टायम से ही होता है आपका, यहीं से निकल के आता है। इसके बाद देखिए एक जिला है जो कि अरब सागर से लगा हुआ है, ये है अल्पुझा। अल्पुझा, इसको एलेप्पी भी कहते हैं। पूर्व का बेनिस कहा जाता है इसको। पूर्व का बेनिस इसलिए कहते हैं क्योंकि समंदर अंदर प्रवेश कर गया है तो पूरा पानी पानी ही है चारों तरफ, बैक वाटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से केरल का सबसे छोटा जिला है। पूरी तरीके से वाटर नेटवर्क से नहरें हैं, नदियां हैं, बैक वाटर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहरों और पानी से बसी हुई जीवन शैली को देख करके इसका नाम पूर्व का बेनिस दिया गया था। पूर्व का बेनिस किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने नाम दिया था। यहाँ सड़कों से ज़्यादा लोग नावों का इस्तेमाल करते हैं। हर साल जो है अगस्त के महीने में यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है पुन्नमदा झील। ठीक है, वहाँ पर जो है चुंदन बप्पन बोलते हैं उनको, नाव जैसे दिखने वाली पतली पतली आपकी जो है सांप जैसी दिखने वाली नावें वहाँ पर होती हैं। उन नावों पर बोट रेस होती है, उसको बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। आप जितनी देखते हैं ना टीवी में रेसों को, वो सब यहीं का है आपका। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरुआत की गई थी तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहा जाता है। 1952 में नेहरू जी ने शुरुआत कराई थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक क्षेत्र है कुड्डनाड क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर बहुत खेती होती है और कुड्डनाड क्षेत्र को धान की खेती बहुत होती है यहाँ पे। समुद्र तल से नीचे खेती होती है, 3 मीटर नीचे कुड्डनाड क्षेत्र में, समंदर तल से नीचे। तो भारत का पहला क्षेत्र है जहाँ पर समंदर के नीचे खेती होती है। दुनिया का अनेकों कृषि प्रणालियों में से एक है। ठीक है, तो समुद्र के जल स्तर से नीचे खेती करने वाला एकमात्र स्थल यहाँ पर है जिसका नाम है कुट्टनाड क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा अगला जो इस है यहाँ पर देखिए ये वाला, ये अगला जिला है आपका। इस जिले का नाम है पत्तनमतिट्टा। पत्तनमतिट्टा तीर्थराज और पवित्र भूमि का क्षेत्र। तीर्थराज और पवित्र भूमि का क्षेत्र 1882 में कोल्लम, अल्पुझा और इडुक्की के पहाड़ी जिलों को मिलाकर के इसको बनाया गया था। ज़्यादातर क्षेत्र फॉरेस्ट ही है, यहाँ पे जंगल ही है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सबरीमाला मंदिर, वो यहीं अवस्थित है। केरल की तीर्थ राजधानी कहा जाता है इसको। ठीक है, पट्टनमतिट्टा को। यहीं पर पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। सन्यासी पहाड़ियां हैं यहाँ पर। करोड़ों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे सबरीमाला मंदिर पे। ठीक है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार का शीशा बनाया जाता है। कई सारी धातुओं को मिला करके एक विशेष प्रकार का शीशा बनाया जाता है। एक गांव है यहाँ पे जिसका नाम है आड़ोमुल्ला गांव। आड़ोमुल्ला कन्नाडी के नाम से वो शीशा बड़ा फेमस है, उसको जीआई टैग भी दिया गया अभी हाल ही में। ठीक है, भारत का पहला पोलियो मुक्त जिला जो बना था वो यही बना था। ठीक है, इसी को भारत का पत्तनमतिट्टा को ही भारत का पहला पोलियो मुक्त जिला के तौर पे भी जानते हैं। इसके बाद अगला आ जाइए, यहाँ पर है, ये है कोल्लम। काजू साम्राज्य, काजू उत्पादन बहुत होता है।
प्राचीन काल में इसको जो है क्विक्लोन कहा जाता था। चीनी, अरबी, रोमन, पुर्तगाली व्यापारियों का सबसे पसंदीदा व्यापारिक अड्डा था। ठीक है, चीनी सम्राट कुबलई खान के दूत जो है कोल्लम आए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे, ये विश्व की काजू राजधानी है, यहाँ पे काजू बहुत होता है। ठीक है, काजू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरी डेवलप है आपकी, यहाँ पे काजू फैक्ट्रियाँ बहुत बनी हुई हैं। यहीं पर आपका अष्टामुड़ी झील है, केरल की पहली बड़ी झील है वेम्बनाड झील, दूसरी झील है आपकी अष्टामुड़ी झील, बैक वाटर है। अष्टामुड़ी मतलब 8 भुजाएं हैं उस झील की, 8 भुजाओं के कारण से उसको अष्टामुड़ी झील कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन के तहत उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है अष्टामुड़ी झील को। ठीक है, इसके अलावा पुर्तगाली और डच बस्तियों के अवशेषों के पास जो है 144 फीट ऊंचा लाइट हाउस तटीय सुरक्षा पर्यटन का स्थानीय केस जो है यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पे एक लाइट हाउस बनाया गया है। ठीक है, पुर्तगाली और डच बस्तियों के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है तटीय सुरक्षा और पर्यटन को लेकर, तो अभी लोग जाते हैं देखने। इसके बाद देखिए जो मेन प्रशासनिक केंद्र है इसका वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम सत्ता का केंद्र है ये आपका तिरुवनंतपुरम, ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र। यहीं पर एक कोल्लम में ना जटायु का भी, वो आप कभी देखते होंगे जटायु, यहाँ पे एक जटायु स्मारक बना हुआ है कोल्लम में, बड़ा फेमस है ना। तो ब्रिटिश काल में त्रिवेंद्रम कहा जाता था इसको, 7 पहाड़ियों पे बसा हुआ है आपका ये, केरल की प्रशासनिक राजधानी है। और महात्मा गांधी जब पहली बार यहाँ गए और यहाँ की हरियाली देखे खुश हो गए, तो भारत का एवरग्रीन शहर महात्मा गांधी ने इसको कहा था तिरुवनंतपुरम को। यहाँ पर भारत का सबसे अमीर मंदिर है, सबसे धार्मिक अमीर मंदिर, क्या नाम है? पद्मनाथ स्वामी मंदिर। सबसे ज्यादा पैसा यदि किसी, यहाँ पे गुप्त तहखाने हैं, सोना, चांदी, हीरा, कीमती पत्थर, प्राचीन सिक्कों का विशाल खजाना यहाँ पे मिला है। आज उसकी कीमत इतनी है, अरबों डॉलर की उसकी कीमत है। ठीक है, तो चेर और द्रविड़ शैली का बेजोड़ मिश्रण है पद्मनाथ स्वामी का मंदिर। तिरुवनंतपुरम में एक जगह है थुम्बा, यहीं के पास आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है थुम्बा। तो थुम्बा को भारत की अंतरिक्ष विज्ञान की जननी कहा जाता है। ठीक है, इक्वेटर के पास ही अवस्थित है तिरुवनंतपुरम, इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर है, मैग्नेटिक इक्वेटर कहा जाता है इसको। 1963 में भारत ने अपने पहला रॉकेट जो है यहीं से जो है लॉन्च किया था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से। ठीक है, अनुसंधान केंद्र भी थुम्बा में अब बना दिया गया है, तो थुम्बा यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्नो पार्क इस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं। अभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का पहला आईटी पार्क 1990 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया तिरुवनंतपुरम में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के पहले आईटी परिसरों में से एक है आपका ये, तो यहाँ पे टेक्नो पार्क भी बनाया गया। कोई दिक्कत? कितने हो गए टोटल? 14 कंप्लीट। घूम लिया केरल आप लोगों ने? जनरली जितना जानना चाहिए बहुत सारे, उतना मैंने आपको बता दिया, पर्याप्त जानकारी आपको मिल गई। अब केरल जो गया होगा यदि आप उससे बात करेंगे, कुछ रह गए क्या? बीच में यदि झपकी मार ली होगी तो 2-4 पता चला गायब हो गए। हाँ 14 तो हो गए, हाँ 14 में हो गए ना। कुछ समझ में आया केरल के बारे में कि नहीं समझ में आया? थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आप इसकी जानें, केरल के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। जनरली काफ़ी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। केरल का इतिहास परशुराम जी की कथा से चालू होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार जो दशावतार है उसमें से विष्णु परशुराम जी भी आते हैं। तो उन्होंने अपना फरसा जो है समंदर में फेंका था, और जहाँ जहाँ उनका फरसा गिरा तो कहते समंदर उतना पीछे हट गया, पौराणिक कथा है। तो पीछे हटने के बाद जो भूमि निकल के आई, ये परशुराम की भूमि निकल के आई, और इसी को परशुराम क्षेत्र और इसी को केरल कहा गया। प्राचीन काल में संगम काल का टाइम पीरियड है। जब आप संगम साहित्य पढ़ते हैं 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 एडी तक का क्षेत्र, तो केरल और तमिलनाडु को मिला करके दोनों क्षेत्र को तमिलकम कहा जाता था उस टाइम पीरियड पे। चेर राजवंश का शासन हमेशा केरल में रहा है। यहाँ पे चेर राजवंश, इनकी राजधानी हुआ करती थी वंची करूर वाला क्षेत्र, महोदयपुरम भी होता था।
ठीक है। तो शुरुआत में जो है यहाँ पे संगम काल में चेरों का शासन देखने को मिलता है। इसके बाद धीरे धीरे प्राचीन काल में चूंकि यहाँ मसाला इंडस्ट्री डेवलप हुई तो रोमन लोग भारत आने लग गए, और रोमन जहाज और मिस्र के जहाज, एक प्राचीन बंदरगाह मुजरिस का नाम मिलता है। मुजरिस की खोज जो आपकी हुई थी वो यहीं केरल वाले क्षेत्र में हुई थी। ठीक है। रोम के सम्राट आगस्टक के सिक्के यहाँ पाए जाते हैं बहुत सारे मुजरिस में, केरल में खुदाई के दौरान। तो बहुत बड़े स्तर पे प्राचीन काल पे यहाँ पे क्या होता था, ट्रेड होता था, मसाला ट्रेड होता था। ठीक है, मुजरिस से होता था। इसके बाद ये चलता रहा, बहुत सारे जो है विदेशी आते रहे, यहाँ व्यापार करते रहे। मध्यकाल में बहुत सारे लोग आए, ईसा मसीह के शिष्य आए थे, सेंट थॉमस 52 ईस्वी में केरल आए। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, जब ईसा मसीह के शिष्य यहाँ पर पहुंचे थे। सबसे पहले अरबी यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे पहले चेरामन जुमा मस्जिद बनाई गई, पहली मस्जिद यहाँ बनी, पहला चर्च यहाँ बना भारत का। वास्को डी गामा तो बहुत बाद की कहानी है। वास्को डी गामा तो आपका 1498 में आया, तब जाके लोग कोझीकोड, कालीकट, यहाँ पर भी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, सब अंग्रेज सब यहाँ पहुँचने लग गए मसाला इंडस्ट्री को कब्जा करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध शासक थे त्रावणकोर के, राजा मार्तंड वर्मा। 1729 से 1758 आधुनिक त्रावणकोर राज्य की स्थापना मार्तंड वर्मा ने की थी, और इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया। ठीक है। यूरोपीय नौसेना को हराने की पहली घटना इन्होंने ही की, मार्तंड वर्मा ने ही। ठीक है। कोलाचेल की लड़ाई बोलते हैं उसको, कोलाचेल की लड़ाई हुई, इसमें डच पराजित हो गए। ब्रिटिश काल में पूरा केरल 3 भागों में बटा था। त्रावणकोर रियासत नीचे थी, कोचीन रियासत और ब्रिटिश मालाबार रियासत। जैसे मैंने 3 भागों में बताया ना, उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और ये। लेकिन फिर सरदार पटेल, उन्होंने प्रयास किया। त्रावणकोर ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, आपको पता हो। देश जब आज़ाद हो रहा था, त्रावणकोर ने कह दिया भाई हम स्वतंत्र रहेंगे। सरदार पटेल के प्रयासों से एक केरल राज्य बनाया गया। बाद में 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मलयालम भाषी राज्यों के तौर पे इन तीनों क्षेत्रों को मिला करके एक स्वतंत्र राज्य, केरल राज्य का गठन किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है, 3 प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र हैं। इसके पूरब में पूरा हाईलैंड एरिया है। इसका जो पूरब वाला क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है पूरा का पूरा, पूर्वी हाईलैंड एरिया। ये आपका सह्याद्री वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। घने जंगल हैं, चाय की बागान है, कॉफ़ी के बागान हैं। ठीक है। हाईएस्ट पीक है यहाँ पे सारी की सारी। ये पूरब का क्षेत्र है, पूरब इसका पूरा हाईलैंड एरिया है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भी आकर के जुड़ जाती हैं तमिलनाडु से यहाँ पर। हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी भी यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है। फिर इसके बाद क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है। आप पूरे केरल में देखेंगे बहुत लेस क्राइम है यहाँ पे, क्राइम नहीं है। पुलिस बहुत अच्छी है यहाँ की। इसके बाद ये मध्य भूमि वाला क्षेत्र है, ये घाटियों का क्षेत्र है। यहाँ पे घाटियाँ हैं बहुत सारी, और घाटियों में बहुत सारे जैसे काजू हो गया, नारियल हो गया, रबर हो गया, केला बहुत उपजाया जाता है, काली मिर्च हो गया, मसालों की खेती सब मध्य भूमि में होती है, बीच वाले क्षेत्र में। और तटीय क्षेत्र जो है आपका निम्न भूमि का क्षेत्र है, लो लैंड का एरिया है आपका। ठीक है। मैदानी इलाका, बहुत सारी नदियां यहाँ पर, बैक वाटर्स यहाँ पर आकर के अपना जल गिराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे धान की खेती ज़्यादा होती है, नहरों का निर्माण कराया गया है। ठीक है। केरल में कुल 41 पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो आकर के यहाँ पे जल गिराती हैं। 41 नदियां केरल में बहती हैं, और 3 नदियां आपकी पूरब की तरफ बहती हैं। ठीक है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। सबसे ज़्यादा लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? पेरियार नदी। 244 किलोमीटर लंबी नदी है आपकी। केरल की जीवन रेखा भी पेरियार नदी को ही कहा जाता है। उसके बाद एक नदी है भरतपूजा, भरतपूजा नदी भी है यहाँ पे। पेरियार नदी, चलियार नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं। ये है भरतपूजा नदी। भरतपूजा की सहायक है आपकी कुंथी नदी। तो भरतपूजा और पंबा नदी, एक नदी और भी है, ये है पेरियार नदी। देखो ये है पेरियार नदी, ऊपर आपकी भरतपूजा नदी है, और एक है पंबा नदी यहाँ पे। ठीक है। तो ये प्रमुख नदियाँ, बाकी टोटल 42 नदियाँ हैं, छोटी बड़ी सब मिला के 41 नदियाँ ऐसी हैं, 44 नदियाँ टोटल। 3 नदियाँ आपकी जो है काबिनी, भवानी और पंबार नदियाँ, ये आपकी पूरब की ओर बहती हैं और जाकर के कावेरी में मिल जाती हैं।
समंदर का पानी जब जमीन के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करता है तो यहाँ पे शांत वाटर बनता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला वेम्बनाड लेक है आपकी, इसको कयाल कहा जाता है। यहाँ पे हर साल यहाँ पे बोस रेटिंग होती है। अष्टामुड़ी झील है, तो यहाँ पे वेम्बनाड लेक है आपका। वेम्बनाड लेक आपकी 95 किलोमीटर बड़ी है, सबसे बड़ी। इस पर भी मैंने वीडियो शूट किया है, आपने यदि देखा ना हो तो एक बार देख सकते हैं। वेम्बनाड लेक का वीडियो पब्लिश हो चुका है। तो ये आपका वेम्बनाड लेक है, ठीक है। यहाँ पे बोट रेसिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ऑलमोस्ट ये कुछ जानकारी है आपकी। हिंद महासागर की सुरक्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इंडियन ओशन सामरिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। मलक्का जलदमरू मध्य आपका जितने भी जहाज जाते हैं मलक्का के लिए सब यहीं जाते हैं। सुएज नहर के लिए जितने जाते हैं सब यहीं से होके जाते हैं। तो एक वैश्विक व्यापारिक मार्ग के तौर पे है। भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड इस पूरे क्षेत्र को जो है निगरानी करता है। यहाँ पे निगरानी केंद्र भी है आपके, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भू विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान का जन्म यहीं से हुआ आपका, है ना, थुम्बा से हुआ आपका। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च यहीं से किया गया आपका। और यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन आज भी सबसे बड़े अंतरिक्ष केंद्र के तौर पे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। इंडस्ट्री क्या क्या है यहाँ पे? रेमिटेंस आता है विदेशों से, जो लोग बाहर रहते हैं रेमिटेंस आता है। लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में बहुत हैं, सऊदी अरब में बहुत हैं, कतर में बहुत हैं। तो उनके द्वारा जो पैसा भेजा जाता है उनके जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। 30% से ज़्यादा जीडीपी यही कवर करता है। टूरिस्ट एक पूरा का पूरा आपका टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पर है, पर्यटन उद्योग है यहाँ पर। आईटी सेक्टर है यहाँ पे, टेक्नो पार्क इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है। कथकली यहाँ का प्रमुख सांस्कृतिक नृत्य है। कथकली आपने देखा होगा, सृजनात्मक मेकअप किया जाता है, उसमें कलर भी होता है। हरा, लाल और काले रंग के मुखौटे पहने जाते हैं, मुकुट पहने जाते हैं, ठीक है। कथकली होता है। मोहिनी अट्टम केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोहिनी आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु का अवतार हुआ था मोहिनी का, जब भस्मासुर को निपटाना था, है ना। तो महिलाओं के द्वारा मोहिनी अट्टम किया जाता है। थय्यम, थय्यम आपका जो है एक प्राचीन अनुष्ठानिक लोक नृत्य है यहाँ का, ठीक है। भगवान के जो है रूप में जो है लोग करते हैं यहाँ पे। कलयारी पयट्टू मैंने आपको बताया केरल का एक मार्शल आर्ट है आपका। चीनी कुंफू और कराटे की जननी माना जाता है कि इसी कयारी पयट्टू से ही चाइना में कुंफू वगैरह जो डेवलपमेंट हुआ है यहीं से हुआ है। एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था बोधि धर्मन, ठीक है। तो केरल से चीन ले गए वो, ठीक है। वहां पे जो कुंफू डेवलप हुआ है वो केरल से डेवलप हुआ है, यहां से गया कुंफू। इसके बाद यहाँ के लोग जो है खाना पीना बहुत साफ सुथरा है, स्वच्छ खाना है। आप साउथ इंडियन फूड जानते ही हैं जो भी है। नारियल से चीज़ें ज़्यादा बनती है, नारियल के तेल का बहुत उपयोग करते हैं, कड़ी पत्ता का उपयोग बहुत करते हैं, राई का बहुत उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें खाने में, और नॉन वेज वेज दोनों हैं आपका खाने में बहुत अलग। अड़ियप्पम, उयप्पम, है ना, इस तरीके के विशेष प्रकार के यहाँ पे पकवान बनते हैं। चाय बहुत अलग टाइप से बनाई जाती है। हमारे यहाँ चाय कैसे बनाते हैं, चाय की रेसिपी आपकी कैसी है? चाय में पहले पानी गर्म करते हैं, हल्का सा पानी गर्म करने के बाद उसमें अदरक डाल देंगे, चाय डाल देंगे, और है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं बनती है। फिर दूध डालते हैं बाद में, सब मिला के, फिर 1 उबाल, 2 उबाल, 3 उबाल, जब तक उसमें सौंधापन ना आ जाए। ये चीज़ें यहाँ पे नहीं। यहाँ पे चाय अलग बनती है, चाय को अलग गर्म किया जाता है, दूध को अलग गर्म किया जाता है, फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं, फिर अलग से शुगर डालते हैं। हाँ दिखाते हैं ना, केरल में थोड़ा सा बहुत है। आपको हो सकता है आप लोग जाएं, आपको पसंद ना आए, लेकिन एक्चुअल तरीका चाय पीने का यही है यहाँ पे। हाँ हाँ, मुझे तो मैडम को थोड़ा सा दिक्कतें थी हमारे, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं। आप सोचो ना विशेष। हाँ, वहाँ पे जब हमने एक टी म्यूजियम विजिट किया था मुन्नार में, जहाँ पे चाय बनती है, तो वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट मिले थे वहीं के। उन्होंने, मतलब उसका वीडियो है मेरे पास, उन्होंने बताया कि चाय पीने का जो तरीका है ना और चाय की मात्रा, ये दोनों तय करती है कि चाय आपके लिए एक बहुत बड़ी औषधि का काम भी करती है। हमारे यहाँ चाय कितनी पीते हैं, भर लेते हैं फुलम फुल कप में, ठीक है। अब तो बड़े वाले मग आ गए हैं, उनमें ले लेते हैं। साउथ में चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीते, बहुत लो मात्रा में, लेकिन पीते हैं, रेगुलर कंटिन्यूस चाय पीते हैं, लेकिन उसका पीने का तरीका उनका बहुत अच्छा है। मैं आपको सही बताऊं, वहाँ पे लोग बीमार पड़ते ही नहीं, बहुत कम। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का पारंपरिक शाकाहारी भोज किया जाता है जिसको सद्दा बोलते हैं, ठीक है।
जैसे ओडम बनता है ना, ओडम में, और यहाँ पे केले का पत्ते का बहुत उपयोग किया जाता है, केले के पत्ते में परोसा जाता है। 24 प्रकार से अधिक व्यंजनों में, सद्या में 24 प्रकार के व्यंजन होते हैं आपके। सी फूड बहुत है यहाँ पे, ठीक है। नारियल के दूध में बनी हुई मछली, फिश मोली, सी फूड बहुत खाते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। मछली फ्राई वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे जनरल चलती हैं आपकी। टूरिज्म प्लेस की बात करूँ तो मुन्नार प्रमुख टूरिज्म प्लेस है यहाँ का, ठीक है। मुन्नार में कई सारी, मुन्नार में 3 नदियाँ हैं आपकी, 3 नदियों का संगम है मुन्नार, तो इसलिए उसका नाम मुन्नार रख दिया गया है। मुथिरपुझा, नल्लमथल्ली और कुंडला 3 नदियों के संगम पर है। वहीं पर इराविकुलम नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो है आपका एलेप्पी अल्पुझा यहाँ का दूसरा, जो लोग ज़्यादा 2 ही जगह ज़्यादा जाते हैं लोग। मुन्नार पहले पहुँचते हैं, कोच्चि से लगभग 34-35 किलोमीटर दूर है आपका मुन्नार, और उसी से फिर अल्पुझा आपका एलेप्पी हो गया। सबरीमाला मंदिर लोग बहुत जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। भारत का पहला मानसून कहाँ आता है? केरल में आता है, ठीक है। सबसे पहले पश्चिम घाट की यहीं पर आपकी केरल में ही पहली बारिश होती है। भारत का पहला साक्षर जिला, साक्षर शहर कोट्टायम यहीं का है, इसके बाद एर्नाकुलम बना। एशिया की सबसे बड़ी दालचीनी बागान यहीं पर है। दालचीनी जानते हैं, एक विशेष प्रकार का आपका मसाला होता है, वो भी आपका यहीं पर है। तो ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं जो आप सभी को जाननी चाहिए। लगभग ऑलमोस्ट सारे मुद्दे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं केरल से संबंधित, ठीक है। चलिए।